खबरों के कई पहलू होते हैं और पहलू का अलग अलग नजरिया। इन नजरियों को हम आपके सामने लेकर आते हैं और बताते हैं एक मुकम्मल तस्वीर मिस्टर एनालाइजर। मिस्टर एनालाइजर में आज जो 4 बड़े मुद्दे आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला विश्लेषण होगा खड़गे, जो कि गांधी परिवार के सहारे एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको लेकर एक तरह से तय माना जा सकता है कि वो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हैं। क्या ये कांग्रेस के विकास का रास्ता बन सकता है? दूसरा बड़ा मुद्दा आज आपके सामने, आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की जांच के घेरे में हैं। आज अरविंद केजरीवाल पर भी आने वाली है। क्या वाकई में वही है जो आम आदमी पार्टी चाहती है? क्या भरोसा करें, या दरअसल लोकपाल के नाम पर जिस पार्टी ने अपने आप को खड़ा किया था वही आज भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जा रही है? तो आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जहां पर मौजूदा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आज मतदान हुआ और 9,500 लोगों ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है जो कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया है। एक गैर कांग्रेसी के लिए अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले गए हैं। यह वोटिंग लंबी चली, सुबह से लेकर शाम तक, जिसमें हर किसी ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, 9,500 लोगों ने आज अपना वोट का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के डेलीगेट्स ने अब नए अध्यक्ष को चुनने के लिए अपनी पूरी रजामंदी दिखा दी है। 96% मतदान हुआ है और 19 अक्टूबर को अब पता चलेगा मतगणना के बाद कि कांग्रेस का अगला मुखिया कौन, अगला अध्यक्ष कौन। आज दिन में जो वोटिंग हुई है उसकी तस्वीरें अभी आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, ये दोनों प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए। इन सब ने अध्यक्ष पद के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और 19 तारीख को जब मतगणना होगी तो उसके बाद कांग्रेस को अपना नया बॉस, नया अध्यक्ष मिल जाएगा। 137 साल का इतिहास जिस राजनीतिक दल का रहा है, वहां यह 6वां मौका है जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। 137 साल में 6वें बार चुनाव हुआ है और बीते 22 साल में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ। आज चुनाव हो रहे हैं। अधिकतर कांग्रेस अध्यक्ष आमतौर पर चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। साल 2000 में सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को हराया था और 24 साल बाद कांग्रेस को अब एक गैर कांग्रेसी अध्यक्ष मिलेगा, गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। सोनिया गांधी ने चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो एक लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि कोई तो आगे आएगा और पार्टी की कमान संभालेगा। विश्लेषण तो हम करेंगे और आगे बताएंगे आपको, लेकिन पहले सुनिए तो सही सोनिया गांधी क्या कह रही। Ma'am, are you happy? I have been waiting for a long time for this day. Ma'am, are you happy? I have been waiting for a long time for this day. I have been waiting for a long time. सवाल यह उठता है यहां पर कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष को इतना इंतजार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष ने इतना इंतजार क्यों किया? 2019 में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और आज हम 2022 में 3 साल लग गए एक अध्यक्ष चुनने में। शायद इतना वक्त लगना जरूरी था, क्योंकि कम से कम एक ऐसा अध्यक्ष तो चाहिए था जो गांधी परिवार की विचारधारा और सोच को लेकर आगे चले, एक आज्ञाकारी अध्यक्ष के तौर। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अब सीधा मुकाबला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में, और गांधी परिवार किसके साथ खड़ा है इसके बारे में किसी को कुछ कहने और सोचने और सुनने की आवश्यकता नहीं है। G23 के कोई सदस्य पर क्या गांधी परिवार विश्वास कर सकता है? शशि थरूर G23 के सदस्य हैं। गांधी परिवार का विश्वास पात्र वो व्यक्ति है जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, और वो इसलिए क्योंकि लोकसभा में भी नेता विपक्ष खड़गे ही बनते हैं और जहां भी संकट मोचन की आवश्यकता होती है वहां पर संकट मोचक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को यह विश्वास आज से प्राप्त नहीं है, बल्कि एक लंबे अरसे से है, और उन्होंने अपनी इस विश्वास
जो उनको मिलता रहता है और जो भरोसा है गांधी परिवार का उन पर, उसको जस्टिफाई करने के लिए जो कहा वो भी आपके लिए देखना आवश्यक है। देखिए, मैं तो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था, आप शायद सुने नहीं होंगे। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँ, मैं तो पार्टी के बदलाव के बारे में जो बोल रहा हूँ, ये भीतर के बदलाव, हमारी आइडियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे संगठन में, हमारे काम करने की तरीका में मैं बदलाव लेके आना चाहता हूं। और इसका तो मेरे घोषणा पत्र में सारी डिटेल्स लिखा है और उसमें मैंने विकेंद्रीकरण के बारे में बोला और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं हर स्तर में उसका शक्तिकरण। सब जगह ठीक चल रहा है, लेकिन रिजल्ट मालूम होगा 19 के बाद, तो 19 को मालूम होगा। उसके बाद में जो कुछ कहना है 19 को कहेंगे। अब देखना भाई, वोटिंग होने के बाद ही बोलता हूँ। तो दोनों उम्मीदवारों ने अपनी बातें क्या कही आपके सामने। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी शशि थरूर कह गए, पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार्टी के भीतर बदलाव करना चाहते हैं, विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं। जनाब, ये शब्द जो है, ये कांग्रेस की डिक्शनरी में आता नहीं है, विकेंद्रीकरण, और वो भी कांग्रेस में। कांग्रेस में पावर तो एक ही जगह है, पावर सेंटर एक जगह है, और वह है परिवार, गांधी परिवार। तो गांधी परिवार के आगे किसी भी कांग्रेस के नेता के पास कहीं कोई पावर है क्या? इसका जवाब तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, और जवाब है स्पष्ट नहीं। तो विकेंद्रीकरण करने वाले व्यक्ति का ही विकेंद्रीकरण होगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं। और इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मैं गांधी परिवार का विश्वास प्राप्त हूं और गांधी परिवार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आएंगे वो मानना मेरे लिए जरूरी है, अनिवार्य है, तो बहुत कुछ कह जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण राज्यों से आते हैं, दलित चेहरा हैं। कांग्रेस इसे बड़े पैमाने पर खास करके 5 राज्यों में बुलाना चाहती है जो दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से ये अब संभव होता तो नहीं दिखाई देता कि कांग्रेस बड़े प्रचंड तरीके से दक्षिण भारत में खड़ी हो सके, शायद यही कार्ड काम आ जाए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की भक्ति, हम शिव भक्ति की बात नहीं कर रहे, परिवार भक्ति की बात कर रहे हैं। परिवार भक्ति तो पूरी तरीके से साफ है और यही वजह है कि उनकी जीत भी लगभग सुनिश्चित है। उन्हें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यानी कि पूरे गांधी परिवार का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार के मजबूत होने की बात ही सामने रखी। खड़गे ने कहा कि 10 जनपद के करीबी हैं वो, विश्वास प्राप्त हैं और ये आवश्यक है। गांधी परिवार को खड़गे अपना सब कुछ मानता दिखाई देता। खड़गे को संगठन में काफी अनुभव रहा है जो कि गांधी परिवार के लिए बहुत फायदेमंद है। 9 बार लगातार विधायक रह चुके हैं खड़गे साहब। शशि थरूर से काफी लंबा राजनीतिक अनुभव भी है उनका, और यही वजह है कि जब राजनीति की गलियारों में बातें तैरती हैं तो ये बातें निकल कर आती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे प्रबल दावेदार हैं। और इसमें तो कुछ लोग यहां तक कह जाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में गांधी परिवार ने पहले ही से तय कर लिया था। अशोक गहलोत तो सिर्फ बहाना थे। शायद अशोक गहलोत के रहते रहते ही मल्लिकार्जुन खड़गे एक डार्क हॉर्स की तरह सामने आ सकते थे, और अगर ऐसा होता तो उसके बाद अशोक गहलोत चुनाव हारते और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतते, और ऐसे में अशोक गहलोत के पास न तो राजस्थान की कुर्सी बचती और न शायद अध्यक्ष पद। अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या कांग्रेस में वाकई में आंतरिक लोकतंत्र है? क्या कांग्रेस आला कमान की अपनी पद्धति को बदलने के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब कांग्रेसियों से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन हर निर्णय के लिए कांग्रेस में 10 जनपद की तरफ आंख टकटकी लगाकर देखना एक सामान्य सी बात है। इसीलिए अगर कांग्रेस को एक बार फिर से जीवंत तो होना है तो आज आवश्यक है कि चुनाव के मैदान में विजेता वो व्यक्ति हो जो दिखावे पर न जाए बल्कि कांग्रेस में मूलभूत परिवर्तन करने की कोशिश करे। आज देश को अगर एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है तो उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका है। लेकिन कांग्रेस मजबूत तब हो सकती है जब आंतरिक लोकतंत्र के आधार पर कांग्रेस अपने नेता का चुनाव करे और उस नेता के निर्णायक फैसलों को मानते हुए आंतरिक बदलाव करे। कांग्रेस में ऐसा हो पाना असंभव सा होता हुआ दिखाई देता है।
1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद से अब तक 87 अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। इनमें से 19 अध्यक्ष आजादी के बाद चुने गए हैं या जो कि बीते 75 साल में बने हैं, और इनमें से 37 साल, जी हां 75 साल में से 37 साल गांधी और नेहरू परिवार कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर रहा है। तो आप ये भी देखिए, तय है कि गैर कांग्रेसी और गैर गांधी कहना अपने आप में एक दूसरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। तो गैर गांधी परिवार का सदस्य जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेस में मूलभूत परिवर्तन नहीं हो सकता। आजादी के बाद से अब तक केवल 13 ऐसे गैर गांधी सदस्य बने हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की कमान संभाली है। 1947 से 48 तक जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कोई परिवर्तन नहीं हो पाया था। 48 से 49 पदवी सीतारमैया अध्यक्ष बने थे। 49 से 50 पुरुषोत्तम दास टंडन, हम सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ था। 1955 से 1959 यूएन डेबर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, रबर स्टैंप के अलावा कुछ नहीं थे। 1960 से 63 नीलम संजीवा रेड्डी अध्यक्ष पद संभाले थे और इन्हें मौका मिला था राष्ट्रपति बनने का। हम सब लोगों ने इनके कार्यकाल को देखा भी था। 1964 से 1967 के कामराज, कौन जानता है कि कामराज प्लान को कैसे कांग्रेस ने ध्वस्त किया था। 1968 से 1969 एस निजलप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, अपने पद पर टिक भी नहीं पाए थे। 1970 से 1971 बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, एक ऐसे नेता जो कि दलित चेहरे के तौर पर सामने थे, लेकिन उन्हें अध्यक्ष सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि इंदिरा गांधी को पूरा विश्वास था कि जगजीवन राम उनसे बगावत नहीं कर सकते। शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान 72 से 74 के बीच में उन्होंने संभाली। 1975 से 77 तक देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देवकांत बरुआ असम की राजनीति में अहम भूमिका निभाना चाहते थे, लेकिन वहां से उनका कैसे सुपड़ा साफ हुआ हम सब जानते हैं। 1977 से 1978 ब्रह्मानंद रेड्डी ने कांग्रेस की सत्ता संभाली थी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के तौर पर, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह भी हम जानते हैं। 1991 से 1996 नरसिंहा राव देश के प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष बने कांग्रेस के, लेकिन सबसे पहले बगावत उनके खिलाफ किसने की? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने इंश्योर किया कि उसके बाद वो अध्यक्ष पद पर न बने रहें, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गांधी परिवार का जो एक पकड़ की बात कही जाती है कांग्रेस पार्टी पर, वो खत्म हो जाती है। इसीलिए सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद से कोई भी गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष अभी तक कांग्रेस का नहीं हुआ है। आज की दूसरी बड़ी खबर, उसका विश्लेषण आपके सामने। दिल्ली में शराब घोटाला, क्या यह घोटाला है? इसके बारे में सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया आज सुबह 11 बजे, और अभी जब हम इस शो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अभी भी मनीष सिसोदिया सीबीआई के दफ्तर में हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और रोधी शाखा के कार्यालय में उन्हें ले जाया गया है। उनसे तरह तरह की पूछताछ हो रही है और कुछ एक लोग तो अब यह भी कहने लगे हैं कि शायद मनीष सिसोदिया अब सीबीआई की गिरफ्त से बाहर आएंगे ही नहीं। उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत 24 आपके सामने सवाल रख रहा है। उनसे पूछा गया है कि आप विजय नायर को कब से जानते हैं? यह सवाल विजय नायर का नाम सबसे पहले भारत 24 ने आपके सामने रखा। विजय नायर आपके घर और मंत्रालय में कितनी बार आता था? दूसरा बड़ा सवाल, क्या आपने अपने आबकारी विभाग के अधिकारियों को विजय नायर से मिलने मुंबई भेजा था? तो विजय नायर वो कड़ी है जिसके बारे में सीबीआई सब कुछ जानना चाहती है, और विजय नायर की इस कड़ी को भारत 24 ने सबसे पहले आपके सामने रखा। क्या आपके चुनाव में विजय नायर आपके साथ रहता था? सीबीआई का सवाल है। अगला सवाल सीबीआई ने जो पूछा है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से, पंजाब चुनाव में विजय नायर आपके साथ क्या पंजाब गया था? अगला सवाल, आप कितने शराब व्यापारियों को सीधे तौर पर जानते हैं? सातवां बड़ा सवाल जो हमको पता चला है, क्या आबकारी विभाग की फाइलें आपके घर पर पहुंचती थीं? क्या आप उसकी पॉलिसी बनाते समय अन्य नेताओं से सलाह लेते थे? यह अगला सवाल पूछा गया उनसे। इसके बाद पूछा गया कि आबकारी मामले की मीटिंग में सत्येंद्र जैन की भूमिका क्या होती?
क्या वो आते थे या नहीं आते? 10वां सवाल उनसे पूछा गया, समीर महेंद्रू को आप कब से और कैसे जानते हैं? ये कई सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं मनीष सिसोदिया से, घुमा घुमाकर अलग अलग तरीके से। लेकिन इससे पहले आज सुबह क्या हुआ आपको अब दिखाते हैं। शराब कारोबारियों को 30 करोड़ की बम्पर छूट देने के आरोप में सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे आजादी की लड़ाई बना दिया। भ्रष्टाचार के आरोपी सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से कर दी गई। सिसोदिया ने भी सुबह तामझाम से मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए घर से तिलक लगाकर राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ जो केस चलाया जा रहा है वो फर्जी है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गाजे बाजे से सिसोदिया के लिए सारी पार्टी मैदान में उतर आई। मुख्यमंत्री केजरीवाल तक सिसोदिया के लिए ट्वीट करने लगे। सीबीआई दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ताओं का हुजूम था। दफ्तर के बाहर खूब हंगामा हुआ। संजय सिंह से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सिसोदिया के लिए मैदान में उतर आए। संजय सिंह को हिरासत में भी ले लिया गया। सिसोदिया के लिए आपके कार्यकर्ता ऐसे सड़कों पर उतरे थे मानो सीबीआई ने सिसोदिया को घोटाले की पूछताछ के लिए नहीं बल्कि देश में क्रांतिकारी बदलाव के लिए बुलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारतीय जनता पार्टी से लेकर कई विपक्ष के नेताओं ने एक सवाल उठाया। मनीष सिसोदिया सीबीआई के दफ्तर जा रहे थे पूछताछ का जवाब देने के लिए, लेकिन घर से निकलते वक्त वो एक ऐसे माफ कीजिएगा योद्धा के तौर पर निकल रहे थे जो कोई फ्रंट पर लड़ाई लड़ने जा रहा हो। और उसके बाद वो पहुंचे बापू के स्मृति स्थल पर। आबकारी नीति पर सवाल पूछे जाने हैं और बापू के स्मृति स्थल पर पहुंचकर क्या जतलाना चाहते थे मनीष सिसोदिया? सवाल तो उठते हैं, विपक्ष ने भी कहा है। 22 जुलाई को नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। एफआईआर में दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण और तत्कालीन उपायुक्त आनंद तिवारी के साथ साथ सहायक आयुक्त पंकज भटनागर पर भी 2021-22 में आबकारी नीति के संबंध में निर्णय लेने और अनुचित लाभ पाने का आरोप लगा, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद जो सिफारिश सामने आई, इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठाए गए। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन ही है। नई एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी के आरोप जब लगे तो उसके बाद शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगे। लाइसेंस देने के नियमों की अनदेखी के आरोप बड़े पैमाने पर मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे और टेंडर में शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए के मुनाफे की बात सामने निकल कर आई, जो कि माफी के तौर पर सरकार ने दिया। कोरोना काल के बहाने लाइसेंस की फीस को माफ करने की बात कही गई, जो कि मनीष सिसोदिया के गले की फांस बनता दिखा। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने की बात भी बड़े पैमाने पर की गई। नई आबकारी नीति से राजस्व को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, यह बात भी स्थापित की गई और नई शराब नीति में शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है, इसे भी मुद्दा बनाया गया। दरअसल इस पूरे मामले पर जो बात निकलकर सामने आती है कि अगर नई आबकारी नीति में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी तो आम आदमी पार्टी के सरकार ने उस आबकारी नीति में संशोधन करने के बजाय उसे वापस क्यों लिया? संशोधन करना तो अपने आप में जायज है, लागू किया, कुछ चीजें सही नहीं होती हैं, सही बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसे वापस लिया और उसके बाद पुरानी आबकारी नीति को लागू किया। तो फिर पुरानी आबकारी नीति में गलती क्या थी? 19 अगस्त में जब दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया तो एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर रहा।
मनीष सिसोदिया के अलावा 14 और लोग हैं जिनको आरोपी बनाया गया है। शराब घोटाले में सीबीआई ने पीएमएलए के तहत 2 धाराएं लगाई हैं। 19 अगस्त को सीबीआई की टीम ने डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा था। पूरे दिन भर छापेमारी हुई थी और उस दिन एक साथ 7 राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की। मनीष सिसोदिया पर 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया था। 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लगाई गई। आईपीसी की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। भारत 24 वह पहला न्यूज चैनल था जिसने आपके सामने बताया कि 12 डब्बे प्लास्टिक के निकाले गए थे, जिसमें कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स और उसके अलावा कई सारे हार्ड डिस्क मौजूद थे। इन तमाम डेटा का एनालिसिस सीबीआई ने किया है। उसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के 35 लॉकर्स को खुलवाया था। अब यहां पर सवाल यह भी उठता है कि एक व्यक्ति 35 लॉकर क्यों रखेगा? आप रखते हैं क्या? डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 1 अगस्त को पुरानी आबकारी नीति को फिर से लागू करने का जो आदेश दिया, उसके पहले की आबकारी नीति क्या थी, यह जानना आपके लिए आवश्यक है। इस शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए थे। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने की बात कही गई थी। इसमें फैसला लिया गया कि दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करे। नो गवर्नमेंट लिकर शॉप्स। दिल्ली में शराब बेचने का काम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट दुकानों में होगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर होंगे जो शराब बेच सकते हैं। इसकी अनुमति वेंडर्स को दी जाएगी। शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देने के प्रोसेस को आसान करने और क्वालिफिकेशन के लिए भी कई तरह की सुविधाएं दी गई। नई शराब नीति पर 4 नियमों को तोड़ने के आरोप लगे, यह भी आपके लिए जानना आवश्यक है। GNCTD अधिनियम 1991, व्यापार अधिनियम के लेन देन 1993, दिल्ली उत्पादक शुल्क अधिनियम 2009, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2010। डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि नई एक्साइज पॉलिसी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और भाजपा ने जो भ्रष्टाचार यानी कि बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया है वो पूरे तरीके से खत्म होगा। 9,500 करोड़ का राजस्व आता है, जो कि दिल्ली की पहले की शराब की दुकानों के मुकाबले कहीं ज्यादा राजस्व दिल्ली की सरकार के लिए एकत्रित कर रहा है। बीजेपी ने हमेशा यह आरोप लगाया कि दिल्ली में अवैध शराब नीति लगाकर एक तरह से शराब घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कई तरह के आरोप लगाए। 144 करोड़ के घोटाले की बात मानी भी जा रही है, जिसकी जांच में बात निकल कर आ रही है। सीबीआई इसी मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को कहीं आज की रात सीबीआई के साथ न गुजारना पड़े। और अब हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। तीसरे बार राष्ट्रपति बनने का उनका रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन इसके साथ क्या देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी?